इस सदन में बोलने के लिए भी चेयर से परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है मैं सदस्य हूं इसलिए मर्जी से मैं जब चाहे खड़े हो जाऊं और मेरे लिए माइक ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ये सोचना भी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत और इस सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का रूल 200 और 203 के प्रावधान के मुताबिक आज हम लोग इस प्रस्ताव पे चर्चा कर रहे हैं। संविधान 118 में स्पीकर को क्या अथॉरिटी दिया गया है? स्पीकर इस सदन का जितना रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो भी इस सदन में चलते हैं उसका फाइनल अथॉरिटी लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं। इसका अब लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, आर्टिकल 122 अनुच्छेद 122 भारत के संविधान में देखा जाएगा तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को किसी भी अदालत में भी चैलेंज नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया था सिर्फ शेड्यूल 10, जब डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल आता है मेंबर्स का, सिर्फ उसी मुद्दे पर स्पीकर का डिसीजन को कोर्ट में रिव्यू कर सकता है, अन्यथा लोकसभा स्पीकर का डिसीजन वो फाइनल होता है। वेस्टमिंस्टर में वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर। स्पीकर पद में चुनाव होने के बाद वो हर पार्टी का कोई भी सदस्यता या कोई भी कनेक्शन बिल्कुल वो नाता तोड़ देता है जीवन काल के लिए। हमारे यहाँ में संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत का जो हमारा व्यवस्था है थोड़ा सा हटके होना चाहिए। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, जितने भी संविधान सभा में रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, BN राव, KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर जी, मोहम्मद सादुल्ला जी, TT कृष्णाचारी जी, इन लोगों ने मिलकर ये सोचा कि भारत में स्पीकर किसी पार्टी का सदस्यता को रिजाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको फिर से चुन के आने का मौका देना चाहिए। और जब स्पीकर चुनाव में जाता है तो किसी ना किसी पार्टी से तो उसको लड़ना होता है। इसलिए उस समय निर्णय किया गया है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर जो होगा वो चुनने के बाद भी किसी पार्टी का सदस्यता से वो औपचारिक खत्म नहीं कर सकता है और चुनाव में वो पार्टी का टिकट लेकर के फिर से लड़ सकता है। ये एक बेसिक अंतर है। 2005 में उस समय के लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने मुझे भी मौका दिया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम का कॉन्फ्रेंस में, तब मैंने यूके में इस बात को कहा कि हमारा व्यवस्था स्पीकर को लेकर के अलग है, आपका व्यवस्था अलग है। इसलिए स्पीकर अगर सरकार से तालमेल करता है, मंत्री से मिलता है, अपोजिशन से मिलता है, वो इसका इंटरेक्शन होता है तो उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन जब चेयर में बैठते हैं तो उसका रोल इम्पार्शियल होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब संविधान को आप देखेंगे और इस सदन का रूल्स को आप देखेंगे तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो उस दिन मुझे दुख इस बात का लगा, जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ खड़े होकर के, ये रिकॉर्ड का प्रोसीडिंग में है, आप लोग देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे इस सदन में बोलने के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए। ये रिकॉर्ड में है। उन्होंने कहा इस सदन में बोलने का मेरा अधिकार है, मुझे परमिशन नहीं चाहिए। तो मैं सोच रहा था कांग्रेस पार्टी में कई वरिष्ठ लोग भी हैं, नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं समझाया? इस सदन में प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, मगर इस सदन में बोलने के लिए स्पीकर का परमिशन आवश्यकता है। स्पीकर का परमिशन के बिना आप मर्जी नहीं कर सकते हैं और आप फिर कहेंगे कि आपका माइक ऑन नहीं है। दूसरा, रूल्स 115A में यह भी प्रावधान है कि जब बोलने के लिए हम लोग सूची देते हैं, हर एक पार्टी किस विषय में कौन बोल रहा है सूची हर पार्टी देते हैं। और यह भी छूट है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर
पार्टी का तरफ से नहीं, मैं अपने आप नाम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और जो स्पीकर को सूची नहीं दे करके भी स्पीकर को नजर को मिलाने के लिए, टू कैच द आईज ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर, जो स्पीकर घूम के देखते हैं तो उसका नजर को दिखाने के लिए मेंबर हाथ भी उठा सकते हैं और अपने सीट से उठा सकते हैं स्पीकर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। सूची देने का बावजूद भी रूल 115A में क्लियर है कि स्पीकर पार्टी ने सूची दिया, उसके अलावा भी किसी भी सदस्य को स्पीकर डायरेक्ट बुला करके बोलने का परमिशन दे सकता है। इसके अलावा सर कुछ रेसिडियल पावर भी होता है सर, स्पीकर का पास कुछ रेसिडियल पावर होता है जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में मेंशन नहीं है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में मेंशन नहीं है, जो आज कई बार उठाया कि जब डिप्टी स्पीकर नहीं है और स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, कौन चेयर करना चाहिए। संसदीय परंपरा में कई चीज पहली बार होते हैं, इसलिए कन्वेंशन बहुत बड़ा एक तो विषय होता है। सभापति महोदय, जो रूल्स में मेंशन नहीं है, किसी भी चीज का क्लैरिटी नहीं है, अगर पहले बार विषय आया है उसका भी निर्णय करने का अंदर रूल 389, अगर कोई मैटर क्लैरिटी नहीं है तो भी उसका निर्णय करने का फाइनल अथॉरिटी ऑनरेबल स्पीकर के पास होते हैं। आप लोग जो है इतने सालों से आप लोग रूलिंग में रहे हैं, 2014 के बाद आप लोग विपक्ष में चले गए, तो आप लोग इतना बेचैनी होने का आवश्यकता नहीं है। ये लोकतंत्र है, हम तो मर्जी से तो आया नहीं है। जनता, भारत का जनता जो चाहेगा वही होगा। पुराने सदन में हम बोलते बोलते कुछ चीज में अफजल गुरु को फांसी देना है नारा लगा करके हम लोग गलती से बीच में पहुंच गए, ये वेल ऑफ द हाउस में। हमारा नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इतना डांटा हम लोगों को, इतना डांटा कि 2004 का नवंबर महीने में हम लोग जब यहाँ अदालत पहुंचा तो भी इतना डांटा, मुझे भी पुकार के कहा तुम नए सांसद हो, उस तरफ जाना नहीं बिल्कुल, वो ट्रेजरी बेंच का जगह है, आधा से इधर ही रहो, नहीं तो अपना जगह से प्रोटेस्ट करो। आज तो सदन आते ही लोग पूरा प्रधानमंत्री जी का आगे आ जाते। हम लोग ने, हमारा एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कागज फाड़ के कभी भी स्पीकर कुर्सी को हम लोग ने नहीं फेंका है। आप पूरा इतिहास देख लो, हमारा पार्टी कभी भी सेक्रेटरी जनरल का टेबल में चढ़ करके हम लोग ने कभी नाचा नहीं है। हम लोग ने कभी भी ऐसा नहीं किया जो इस सदन को शर्मसार करे। कभी नहीं। आप इतिहास देखिए, रिकॉर्ड है, लोकसभा का रिकॉर्ड है, 1951 के बाद पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी किसी एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने कागज फाड़ के चेयर के मुंह में फेंका है? आप बताइए, आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मैं आपका हरकतें अगर गिन के बताने लग जाएंगे आप खुद को अच्छा नहीं लगेगा। 40 साल बाद लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपने लाया है। आज के इस चर्चा में आने से पहले अगर थोड़ा सा आप हमारे बात आप मानते ही नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था उस समय सदन में, या उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, थोड़ा पढ़ के आते तो भी आप में ज्यादा विनम्रता आते। आपने बिल्कुल परवाह नहीं किया, अपने ही पुराने बड़े नेताओं का वक्ता जो रहे हैं उसको पढ़ने का भी आपने कभी कष्ट नहीं किया है। जब 1987 में बलराम जाखड़ जी को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नोटिस सर्व किया, उस समय का एक ही लाइन में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का मैं पढ़ के बोलना चाहता हूं। राजीव गांधी जी का ये मैं कोट कर रहा हूं, इस सभा की महान परंपरा रही है कि हम अध्यक्ष की सदस्यता पर अंगुली नहीं उठा सकते, चाहे हम उनसे सहमत हो अथवा असहमत। वे जो करते हैं भले ही वो किसी को पसंद ना आए,
परंतु यदि हम उनके विश्वास एवं संसदीय लोकतंत्र के प्रति उनके वचनबद्धता पर उंगली उठाते हैं तो हम सब अपनी संस्था का आधार ही नष्ट कर देते हैं। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी का स्पीच का हिस्सा है। यही किया जा रहा है, यही किया जा रहा है, राजीव गांधी जी ने कहा और मैं भी कह रहा हूं, यही आप लोग आज यहां किया जा रहा है। 1954 में जीवी मावलंकर जी का खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ओपनिंग रिमार्क्स है मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू had remarked, I quote, I would beg honorable members sitting opposite, those who have signed it and those in duty bound have supported it, to read that thing which they have signed it. It is a vicious thing they have signed. I doubt whether the persons have read it before they have signed it. If they have read it, they would have hesitated 100 times before they signed that document. And Pandit Jawaharlal Nehru further says, at any time, and yet seeing the manner in which this has been brought forward and the wording used here, I say it is a gross abuse of one's intelligence, and to ask anybody in this house to support this is to consider that man utterly lacking in intelligence. कितना गंभीरता से इस बात को उस समय रखा था, कम से कम आप लोग उसको पढ़ के आते। दुख इस बात का है कि इस रेजुलेशन पे जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो प्रिसाइड करने के लिए ओम बिरला जी कुर्सी में नहीं बैठे हैं। मुझे मालूम है कई सदस्य ऐसे हैं, चाहे कांग्रेस के भी हो चाहे बीच में बैठने वाला हो, कहीं ना कहीं मन से दुखी है। और मैं तो छोटे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम 50 से ज्यादा सांसद विपक्षी दल के लोग मुझसे मिले हैं और कहा है कि हम ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हम सहमत नहीं है, लेकिन हम राजनीति से मजबूर हैं। कांग्रेस ने जो जिद पकड़ा है हम लोग मजबूरी से कर रहे हैं। मैं गवाह हूं और आप लोग भी एक दूसरे को बातचीत करके आपको भी पता लग जाएगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी का खिलाफ में ला करके आप लोगों ने कितना गलत काम किया है। एक लोकसभा स्पीकर का नाम मुझे बताइए जो सरकार का खिलाफ बयान देते हो और सदन में सरकार का बिजनेस का खिलाफ काम करते हैं और विपक्ष जो रेजुलेशन आता है उसको समर्थन करते हैं। आप एक लोकसभा स्पीकर का नाम बताइए। व्यवस्था बनाया हुआ है, स्पीकर संचालन करते हैं, सेंस ऑफ द हाउस मिलकर हम लोग यहाँ में तय करते हैं। मैं आपका बिहाफ में बिजनेस रखता हूं, लेकिन स्पीकर सबका है। तो आप स्पीकर को सरकार का स्पीकर बोलना, सरकार के माध्यम से स्पीकर का नॉमिनेशन जरूर हुए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि स्पीकर सरकारी भाषा बोलते हैं। आप इस तरह का जब इल्जाम लगाते हैं स्पीकर के बारे में, आप सोच के देखना चाहिए। हमारा तो कितना स्पीकर हुए हैं जिसको हमने समर्थन करके जो इलेक्टेड हुए हैं, ज्यादातर स्पीकर आपके ही पार्टी से रहे हैं। 2008 में कैश फॉर वोट का जब हंगामा हुआ था, उस समय सीपीएम से बिलोंग करते थे पार्टी सोमनाथ चटर्जी, लेकिन सर्वसम्मति से उनका चुनाव हुआ। जब इतना हंगामा हुआ लोकसभा में और वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, सरकार का पास 19 एमपी शॉट थे, वो 21 ज्यादा प्राप्त करके जब जीते तो पैसा दे करके एमपी को खरीदने का जब मामला आया, सारा टेलीविजन में कैप्चर हुए। हम 3 बजे उस टेलीविजन का टेलीकास्ट के लिए रुक रहे थे अडवाणी जी के कमरे में, लेकिन बताया गया वो मैनेज हो गया है और लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहा है। सारा एमपी को करोड़ों पैसा जितना दिया, सबका लाइव कैप्चर था उस पत्रकार के हाथ में। लेकिन सारा जब पता चल गया हम लोगों को कि टेलीकास्ट नहीं हो रहे हैं, हम लोगों ने अडवाणी जी को कहा कि अडवाणी जी इतना खुले जो लाइव कांग्रेस के लोगों ने करोड़ों देकर के एमपी को खरीदा,
वो जो वीडियो है वो टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, क्या करो, 5 बजे वोटिंग है। आडवाणी जी ने फ्रस्ट्रेशन में कहा अब कोई चारा नहीं है, अरुण जेटली जी को कहा आप फोन करो उसको, वो फोन स्विच ऑफ है, गायब है, हम लोगों को मालूम है कहाँ था। लेकिन बाद में आडवाणी जी ने कहा जो पैसे दिए हैं, रिसीव किए हैं, जिसका वीडियोग्राफी हुए थे, कुछ पैसे लेकर के संसद का पटल में रख दो। तो हम लोगों ने वो पैसे को लेकर के यहाँ पे डाला और बाद में जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने गड़बड़ किया, वो हीरो हो गए। जो विसल ब्लोअर है सबको जेल डाल दिया, हमारा 3 MP को जेल डाला। और उसके बाद में हमने स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया कि वो जो पत्रकार का जो वीडियो है वो आपको सौंपा है, आप तुरंत टेलीकास्ट कराइए। इतने दिनों तक स्पीकर ने उसमें कार्रवाई नहीं किया। सरकार का बचने का मामला था, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं था। फिर भी हम लोगों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। उस समय हमने पूरा अपोजिशन पार्टी जाके स्पीकर को रिक्वेस्ट किया कि सर जो वीडियो टेप दिया है उसको सिर्फ प्ले करना है, देश दुनिया देखना चाहिए संसद में कैसे खरीदारी हुए हैं। तो वो जब उसको डिस्प्ले नहीं किया गया, प्ले नहीं किया, तब भी हम लोग ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हम लोगों ने नहीं लिया है। जो रिफॉर्म्स माननीय ओम बिरला जी के समय में हुआ है कोई उसको नहीं नकार सकता है। 0 आवर में जितने रेस हुए हैं, इतने सालों का रिकॉर्ड हमने देखा है। हाईएस्ट 0 आवर में मैटर ओम बिरला जी के समय में सदस्यों को मौका दिया गया है। रूल 377 आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा रूल 377 ओम बिरला जी के समय में सदस्यों को मौका दिया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट का अर्जेंट मैटर्स कोई भी रेज करना है, चाहे स्पेशल मेंशन हो, हाईएस्ट नंबर ओम बिरला जी ने इस सदन के सदस्यों को मौका दिया गया है। पार्लियामेंट को पूरा डिजिटल बनाने में, पेपरलेस फंक्शनिंग करने में, ई नोटिस, ई बुलेटिन, ई रिपोर्ट्स, ई ऑफिस, ये पार्लियामेंट को पेपरलेस बनाया पूरा ओम बिरला जी का अध्यक्षता में। मेंबर्स का पोर्टल बनाया गया। उस समय हम लोग भाषण देने के बाद 2 दिन लगता था मेरा भाषण का कॉपी टेलीविजन से निकालने के लिए। अभी हर सदस्य भाषण देता है, तुरंत आपको सोशल मीडिया के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बता सकते हैं कि मैंने ये बात उठाया है, वीडियो आपको अवेलेबल कर देते हैं। हर मेंबर को अपना सुविधा, हर मेंबर को काम करने के लिए जो मदद ओम बिरला जी ने किया है, आज आप लोग अविश्वास प्रस्ताव जरूर लाया है, लेकिन इतिहास गवाह है हर मेंबर ओम बिरला जी को हमेशा हमेशा धन्यवाद देते रहेगा। मेंबर लोगों के लिए जो ओम बिरला जी ने काम किया है, चाहे वो नए MP हो, पुराने हो, महिला सांसद हो, आप पुराना रिकॉर्ड को कंपेयर कीजिए और अभी का रिकॉर्ड को कंपेयर कीजिए। मैं कहता हूं, मैं प्राउडली कहता हूं, हम उस लोकसभा का सदस्य है जिसका अध्यक्ष ओम बिरला जी है। हम लोग फख्र से कह सकते हैं। और आपने उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। भारत का नाम को विश्व भर में बढ़ाने के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भारत को रोल को ओम बिरला जी ने समय में देश के बाहर भी ले गए हैं। और डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ओम बिरला जी ने मजबूत से खड़ा किया है। और अभी पहली बार इसमें कोई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बचे नहीं है। 64 कंट्रीज का फ्रेंडशिप ग्रुप पूरा लोकसभा राज्यसभा का ओम बिरला जी का अध्यक्षता में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डायरेक्शन में, हम लोग सबका सहमति से पूरा अपोजिशन पार्टी MPs का डिमांड में ये 64 पार्लियामेंट्री कमेटी फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया है। इसको आप धन्यवाद नहीं देंगे? आप बोलते समय कम से कम इतना तो मान रखते हैं कि भले ही किसी का दबाव में आपने मोशन लाया हो, इंसान को किसी के प्रति में इतना घृणा नहीं होना चाहिए कि अच्छा काम को भी आप धन्यवाद देने भूल जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बाद में जो बोलने वाले हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यही 18 लोकसभा का मैं बात कर रहा हूं। आपका कितना संख्या है, हमारा कितना संख्या है, सबको मालूम है। NDA पार्टी को टोटल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन स्पीकर ओम बिरला जी का नेतृत्व में
टोटल दिया है अभी तक 321 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सरकार के एमपीज को दिए हैं, 321, और अपोजिशन पार्टी को टोटल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का अवसर दिया है 364। ये पक्षपात है। हमारा संख्या ज्यादा है, सवाल पूछने के लिए ज्यादा आपको मौका देते हैं और आप कहते हैं स्पीकर पक्षपात करते हैं। 18वीं लोकसभा में 18 लोकसभा, जिस लोकसभा का हम लोग सदस्य हैं, Sir, 203, except with the permission of the speaker or the person presiding, a speech on the resolution shall not exceed 15 minutes in duration. Sir, he has already spoken for half an hour. Nobody can speak more than 15 minutes. Okay, sir. And you are allowing him Sir, thank you. half an hour Thank to you for speak. enlightening. मुझे दया आ रहा है, इतना सीनियर एमपी है, ये इसको मालूम होना चाहिए। 1954 में ऑपोजिशन पार्टी ने पूरा दिन का डिमांड किया था डिस्कशन के लिए, जब जीवी मौलनकर जी के खिलाफ में रेजोल्यूशन लाया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1.5 आवर एलोकेट किया। बहुत तीखी बहस हुई कि कितना समय चर्चा के लिए देना चाहिए, तब फाइनली एग्री हुआ कि 2.5 आवर्स डिस्कस होना चाहिए। उसी 2.5 आवर्स में मंत्री का 15 मिनट है। आज हम लोग 2 दिन का चर्चा कर रहे हैं, 2 दिन का, हम लोग 2.5 घंटे नहीं है। ये सरकार भागने वाला नहीं है। वो 2.5 आवर्स का डिस्कशन का आप एग्जाम्पल लेकर के 2 दिन का डिबेट को कंपेयर करता है। इतना सीनियर होकर के भी इतना मालूम नहीं इनको। 18 लोकसभा का मैं बात कर रहा हूँ सभापति महोदय, 18 लोकसभा में अभी तक टोटल 1835 इश्यूज 0 आवर में रेज किया गया है अभी तक, और टोटल उसमें जो अपोजिशन पार्टी को दिया है 56%, यहाँ सिर्फ 44% है। अब इल्जाम लगाते हो स्पीकर के ऊपर में। ऐसा माननीय स्पीकर के खिलाफ आप लोगों ने नोटिस लाया है, जो आपको इतना सपोर्ट करते थे, आप पूरा अपोजिशन पार्टी को इतना बड़ा दिल का साथ आपको मौका देते हैं, कभी भी पक्षपात नहीं किया, और आप उसी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट, आज मैं नहीं चाहते थे कुछ पॉइंट बोले, मगर क्योंकि आज बात रखे हैं तो उसको जवाब के तौर पर मैं बोलना चाहता हूं। आप लोग धैर्य से बात को सुनिएगा। ये इस अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे में मानसिकता क्या है? लोकसभा स्पीकर के जो पद है आज तक बचा के रखा हुआ था। मैं सोच रहा था कई दिनों से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर में हमला जो करने का आरंभ हुआ 2014 के बाद, लोकसभा स्पीकर का पद को अभी तक क्यों बचा के रखा है। लेकिन अब मुझे पता चला कि भारत में लोकतंत्र को अगर हमला करना है तो स्पीकर का कुर्सी को हमला करो, ये निर्णय उन्होंने लिया। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसी सदन के सदस्य होने के नाते मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, जब उस दिन नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहे थे, कहां से ये बात शुरू हुआ? रूल 3491 में उन्होंने जो बात रखा और जो बार बार गौरव जी उसको दोहरा रहे थे, उस पे स्पीकर साहब ने रूलिंग दिया। और मैंने शुरू में कहा, आर्टिकल 118 में भी जो लिखा है कि स्पीकर का डिसीजन आप भले मंजूर हो ना हो, एग्री हो ना हो, फाइनल होते हैं। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, वही राजीव गांधी जी ने कहा कि आप सहमत नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र में एक दूसरे के प्रति हम लोग तो लड़ते रहते हैं, लेकिन दुश्मन तो है ही नहीं है। ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, मत अलग अलग होते हैं। तो आपका बात को अगर स्पीकर नहीं माने तो क्या आप स्पीकर के ऊपर चढ़ जाएंगे क्या? स्पीकर ने रूलिंग दे चुके थे कि आप जो कह रहे वो मुद्दे सब्सटेंटिवली इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप कोर्ट मत कीजिए। आपने मेंशन कर दिया, फिर भी बोल रहे मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर ने कहा कि रूलिंग हो चुके हैं। हमने भी 2 बार उठ के कहा कि स्पीकर का रूलिंग है वो फाइनल है। ये कह रहे हैं कि इनका नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, ये कह रहे हैं।
मैं कहता हूं, मैं अब बताता हूं सही बात क्या है, मैं अब सही बात बताता हूं। 15 लोकसभा में इनके नेता प्रतिपक्ष सदस्य थे, कुल मिलाकर के 2 बार बोले, पूरे समय में 2 बार बोले। इन्होंने जब सेशन चलता है उस समय ही विदेश चले जाते हैं, सेशन चल रहे हैं विदेश चले जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर, नियम कहता है जब कोई भी मेंबर अपना भाषण रखते हैं, डिबेट में इंटरवेंशन करता है, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट बोलते हैं उसका सुनना होता है। इनका नेता प्रतिपक्ष अपना बात बोल के खत्म हुआ, बैठे बगैर हुआ चले जाते हैं, किसी का सुनता नहीं है, किसी का सुनता नहीं है और बोलता कि बोलने नहीं दिया जाता है। सर, पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा है, वहां से दौड़ के आते गले लगाने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर में जबान पड़ते हैं। ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष देखा है आपने जिंदगी में? कमाल का है। और यहां से आकर के वहां बैठ करके अपने एमपी को देख करके आंख मारते हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष कितना गंभीर है, यहाँ बहस चल रहे हैं और अपने सदस्यों के तरफ देख करके आंख मारते हैं। ये ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने पहली बार देखा है। और जैसा लीडर है बाकी तो ऐसा ही होगा। और ये मेंबर चेयर को बोलते हैं यार, और बाद में यार मत कहो, कहा तो बोलते हैं यार कहने से क्या होता है, चेयर को यार कह सकता है। राज्यसभा में सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसको बोलते हैं कलीग। नो सर, स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा ये कलीग नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो हमारे कलीग नहीं होते हैं। आप उसके साथ हल्के फुल्के में मजाक नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने जैसा नेता हल्कापन दिखाता है वैसे उसका बाकी संसद को भी ऐसा बिहेव करने में मजबूर कराते हैं। ये ठीक नहीं है। आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखा, देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रही है। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, मुस्कुराती भी है, बहुत मुस्कुराती भी है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसको सराहना करना मेरा दायित्व है। मैं दिल से बोलता हूँ मगर सच्चाई बात बोलता हूँ। कोई अगर बहुत बिगड़ जाए उसको सुधरने का क्या तरीका है? जो बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं वो माँ बाप ही समझाएंगे ना। अब यहाँ स्पीकर जो हमारा माँ बाप है इस सदन में, हमारा जो सीनियर लीडर्स ने जो सिखाया है हम उससे इधर उधर कभी भी नहीं हटेंगे। कि जब चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लोगों का भरोसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अब प्रक्रिया, संविधान, सिस्टम, हमारे लोकतंत्र को ही हमला करना है। ये निर्णय करके आज लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। आर्मी में जिस प्रदेश से आता हूं, ये उनके नेता प्रतिपक्ष सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि इंडियन आर्मी लोग को चाइनीज लोगों ने ठीक से पिटाई कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में। कोई देश का गंभीर नेता ऐसे बात कर सकते हैं? सरकार ज्यादातर आपने चलाया है, कभी ऐसा वक्त कोई और दे सकते हैं क्या? मैं तो, मेरा कल्पना से परे है, कैसे बोल सकते हैं आप? और बाहर जाकर के अमेरिका में, जर्मनी में जाके बोलते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग इंटरवीन करो, बाहर का देश के लोग भारत में आओ, हमारा लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्या विदेशी ताकत चाहिए क्या हमको? क्या बात करते हैं? सोचिए, आपका नेता का कारनामा मैं आपको सुना रहा हूं। आपके नेता प्रतिपक्ष ने आर्मी का वहां जाकर के और आर्मी के जवानों को जाकर के बोलता है तुम्हारा सारा अधिकार तो आर्मी ऑफिसर ले जाता है,
जवानों को क्या मिलता है? सर कितना खतरनाक बात है। किसी भी फोर्स का, किसी भी देश, किसी भी संगठन का नेतृत्व होता है, नेतृत्व कमांडिंग होना पड़ता है, और हमारा सेनाओं में जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उसका जो शब्द होता है सर्वमान्य, सारा उसका पूरा फोर्स बांटते हैं और जाके वो फौजियों को बोलते हैं तुम्हारा कमांडर एंजॉय करते हैं और तुम लोग मरे हुए हैं, सेनाओं में फूट डालने के लिए इसका नेता प्रतिपक्ष ऐसे बात करते हैं। सर 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन का सेना आमने सामने में जब वहां पे टेंशन बना हुआ था, उस समय चुपचाप से उनका नेता प्रतिपक्ष चाइनीज एम्बेसी में जाकर के चाइनीज एम्बेसडर से और ये गुप्त रखा गया और बाद में चाइनीज एम्बेसी के वेबसाइट में पब्लिश हुआ। तब जाकर के उन्होंने कहा हम तो जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे चाइनीज एम्बेसी से, इंफॉर्मेशन, यानी कि वो हमारा आर्मी, हमारा सरकार को भरोसा नहीं है, चाइनीज एम्बेसी से इंफॉर्मेशन लेना है इनको, वहां से जानकारी लेना है इनको। प्रधानमंत्री जी को ये लोग नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। 2013 में यूपीए सरकार के समय में उनके रक्षा मंत्री ने इसी सदन में खड़ा करके रिकॉर्ड में कहा है कि पूरा भारत चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वहां रास्ता इसलिए नहीं बनाया, ये इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है, नहीं बनाना है, अगर बनाएगा तो चाइनीज आर्मी आ जाएगा और सारा बॉर्डर एरिया को अंडर डेवलप रखना है। ये इनका डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस सदन का। पी चिदम्बरम इनके जमाने में गृह मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद इतने साल बाद में पी चिदम्बरम जी कहते हैं कि हम लोग बदला लेना चाहते थे, अमेरिका ने कहा कि बदला नहीं लेना है, चुपचाप बैठो, इसलिए डर के हम लोग चुपचाप बैठे। इनका चिदम्बरम का स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आप तो दूसरे सदन में सदस्य हैं, रिकॉर्ड में है, आप जाकर के पूछो। इन लोग ये सुन नहीं सकते हैं, ये सुन नहीं सकते। मैं तथ्य से बाहर नहीं बोल रहा हूं सर, मैं जो आज कह रहा हूं मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। एक भी सदन का रिकॉर्ड या बाहर का रिकॉर्ड से बाहर मैं एक शब्द नहीं कह रहा हूं। और इनका नेता ने कहा हम पूरा इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडियन स्टेट क्या होता है? कौन है इंडियन स्टेट? आप, हम, ये मातृभूमि भारत, ये इंडियन स्टेट है, इसका खिलाफ आपका नेता प्रतिपक्ष लड़ने की बात करता है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी भी कल्पना नहीं किया। जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, ऐसा भी दिन आएगा कि हम ऐसा नेता प्रतिपक्ष को देखने को मिलेंगे जो देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बात करते हैं। बाहर में जाकर के, आप अमेरिका में जाकर के मुस्लिम काउंसिल ऑफ न्यू जर्सी के साथ, इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इस्लामिक मेडिकल काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का साथ में आपका मिलना जुलना क्यों होते रहते हैं बताइए? हम लोग बहुत साफ है। मैं उस पार्टी से आता हूं जो राष्ट्रवाद को अपना जिंदगी का मूल हिस्सा बना के चलते हैं। हम लोग ये कर नहीं सकते हैं। आप हमारा नेता को ऊपर में उंगली उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप कीचड़ उछालने का कोशिश करते हैं। हमारे नेता को आप कभी भी आप गिरा नहीं सकते हैं। हमारा नेता को आप कभी गिरा नहीं सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सोच, नरेंद्र मोदी जी का इस देश का प्रति समर्पण उतना पवित्र है जितना कमल फूल पवित्र है। आप दाग नहीं लगा सकते हैं। ये लोग 14 से दाग लगाने के लिए कोशिश करते हैं। जो मोदी जी के नेतृत्व में जो हासिल किया है उसको ऊपर में सवाल उठा करके आप कमजोरी दिखाना चाहते हैं। देश के लोग आपको कमजोर बना देंगे। नरेंद्र मोदी जी को कमजोर कोई नहीं कर सकता है। इस देश में, दुनिया में सबने देखा है हमारा नेता कितना बड़ा दिल के साथ, कितने सोच विचार दूरदृष्टि के साथ देश का काम अच्छी तरीके से संचालन कर रहे हैं।
मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ, कहना तो उनको चाहिए था, ये जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो उनको कहना चाहिए था जो कांग्रेस वाले हैं, लेकिन मैं उनके बिहाफ में, उनके नेतृत्व के लिए मैं ही कह देता हूँ। मुश्ताक खैराबादी का ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, मुगल का जो लास्ट रूलर है बहादुर शाह जफर के बारे में, उस संदर्भ में कहा गया है, ना किसी की आंख का नूर है, ना किसी के दिल का करार है, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्तए गुबार हूँ, ना तो मैं किसी का हबीब हूँ, ना तो मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। ये आपका नेता का प्रति मैं ये कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।